हूं जब गोरखपुर में उनके साथ अत्याचार हुआ तो सदन के अंदर भोकार पार कर रो रहे थे और इस्तीफा देने की बात कर रहे थे गुंडों से, इसी प्रशासन से रिहाई के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज प्रशासन को इन्होंने खुली छूट दे रखी है और जहां तक अपराधियों को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये तो बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक तरफ एनडीए है, दूसरे तरफ इंडिया है और दोनों ही ये साबित करने में लगे हैं कि हम बड़ा हिंदू हैं। वो कह रहे हैं हम बड़ा हिंदू हैं। अच्छा। ये होड़ मचा हुआ है हर पार्टियों में कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है। लेकिन कोई देश के मुद्दे पे, कोई बेरोजगारी के मुद्दे पे, कोई एजुकेशन के मुद्दे पे, कोई स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे पे, कोई अंतिम नागरिक की सुख सुविधा के मुद्दे पे कोई बोलने को तैयार नहीं। उनका कोई एजेंडा नहीं है। दोस्तों, फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के गद्दावर नेता नूरुल हुदा साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। नूरुल हुदा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। शुक्रिया। सामने चुनाव है 2024 का। 2024 की शुरुआत भी हो चुकी है। लगातार लोग अपने अपने चुनावी समीकरण बैठाना शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री अलग अलग दावे भी कर रहे हैं जो कि वो पहले भी करते थे। आप क्या माहौल देख पा रहे हैं 24 का? 24 के लिए जहां तक प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं तो उनका तो सिर्फ जुमला ही साबित हुआ है। पिछले चुनाव में 2014 में भी उन्होंने वादा किया था कि हम प्रत्येक नागरिकों को 15-15 लाख रुपया देंगे। उन्होंने कहा था कि स्विच बैंक में जो भी काला धन है उसको वापस लाएंगे। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि हर वर्ष जो है 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। बिल्कुल। लेकिन एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ, सब जुमला साबित हुआ। रहा सवाल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात, तो युवा जब नौकरी के लिए रोड पे आते हैं तो उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं। 15 लाख रुपया देने की जहां तक बात है तो किसी के खाते में आज तक लोग अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं, आज तक 1 रुपया नहीं आया। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्विच बैंक से काला धन वापस लाने की बात कहे थे उसमें भी वो सुपर डुपर फ्लॉप रहे। यहाँ तक कि हर देश का 2%, 4%, 7% मैक्सिमम बढ़ा है, लेकिन हिंदुस्तान का काला धन वहाँ स्विच बैंक में दूना हो गया। हिंदुस्तान पे 2014 में कर्ज जो है 51 लाख करोड़ था, आज 204 करोड़ यानी 4 गुना हो गया। किस मुद्दे पे? यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके प्रोलाइज वोटों का कर रहे हैं और यहाँ की जनता भी वैसी हो गई है, वही टेस्ट हो गया है। तो एक तरफ एनडीए है, दूसरे तरफ इंडिया है और दोनों ही ये साबित करने में लगे हैं कि हम बड़ा हिंदू हैं। वो कह रहे हैं हम बड़ा हिंदू हैं। अच्छा। ये होड़ मचा हुआ है हर पार्टियों में कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है। लेकिन कोई देश के मुद्दे पे, कोई बेरोजगारी के मुद्दे पे, कोई एजुकेशन के मुद्दे पे, कोई स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे पे, कोई अंतिम नागरिक की सुख सुविधा के मुद्दे पे कोई बोलने को तैयार नहीं। उनका कोई एजेंडा नहीं है। ये जो राजनीति आज के हो रही है, एक बार इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो सैकड़ों साल इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही। लेकिन जिस तरीके से जो आज राजनीति का जो विचारधारा जिस तरीके से बदला है, जिस तरीके से जो आइडियोलॉजी का चेंजिंग नज़र आ रहा है, वह दिन दूर नहीं जब ये लोग देश को कहीं न कहीं गुलाम फिर से करने जा रहे हैं। नूरुल हुदा साहब, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े ही उनकी अपनी सरकार को बड़े ही टाइट दिखाते हैं कि हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन सब फॉलो किया जाता है और साथ ही साथ सदन में भी ये बातें कह देते हैं कि हम अपराधियों की कमर तोड़ने का काम करते हैं। लगातार जब देखा जाए तो बीएचयू में छात्रा का रेप जो जिन लोगों ने किया उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं, बैठते हैं। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की बेटियाँ सेफ हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों की कमर तोड़ने का काम करें या सिर्फ एक कम्युनिटी का हमलावर है, एक कम्युनिटी पे? देखिए, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है उनको मैं वो आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ जब गोरखपुर में उनके साथ अत्याचार हुआ तो सदन के अंदर भोकार पार कर रो रहे थे और इस्तीफा देने की बात कर रहे थे गुंडों से, इसी प्रशासन से रिहाई के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज प्रशासन को इन्होंने खुली छूट दे रखी है और जहां तक अपराधियों को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये तो बढ़ावा दे रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ और सिर्फ ये नारा देते हैं। लेकिन कहीं बता दीजिए, इनकी सरकार में जितने रेप हुए, संजली ने कक्षा 10 की छात्रा को जिंदा जलाया गया, उसको कौन सा न्याय मिला? टेनी ने चढ़ा करके इनके मंत्री ने हत्या कर दिया, उसको कौन सा न्याय मिला? जितनी
पीड़ित हैं रेप की, ज़्यादातर मैक्सिमम देखेंगे तो 99% रेपर जो है, रेपिस्ट, इनके विधायक और सांसद और मंत्री हैं। अभी देख लीजिए बृजभूषण सिंह का एक मामला हाईलाइट है जी। बताइए, जो देश की गरिमा को बढ़ाने का काम की जिन युवतियों ने, उनके साथ छेड़खानी का मुकदमा, और वो सारा मुकदमा है रेप का मुकदमा। और जिस तरीके से ये सरकार लीपा, प्रदेश की भी और केंद्र की भी जिस तरीके से लीपापोती कर रही है, उससे महिलाएं कहीं सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। ये अलग बात है कि अपने संतुष्टि के लिए उनकी सरकार है, आज करोड़ों अरबों रुपए का ये जो है जिस तरीके से प्रचार कर ले जा रहे हैं टीवी के माध्यम से, और जिस तरीके से अडानी अंबानी के दोस्त बनाकर मोदी जी जिस तरीके से अपना प्रचार प्रसार का एक माध्यम बना लिए हैं, झूठ को सही कहलाना, सही को गलत कहलाना, ये उनके फितरत में शामिल हो गया है। तो कहीं ना कहीं इससे समाज को भी खतरा है और देश को भी खतरा है। और रहा सवाल, हम तो एनडीए और इंडिया दोनों से ये पूछना चाहते हैं कि ये देश के मुद्दे पे बात कब करेंगे, ये चुनावी एजेंडा इनका जनहित का कब होगा। अच्छा, मैं लगातार देख पा रहा हूँ खबरों के माध्यम से कि सभी पार्टियाँ, खासकर दोनों बड़े गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, अपने आप को चुनावी समीकरण के दौरान बड़ी जातियों की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। क्या माइनॉरिटी की राजनीति नहीं हो रही है? चूँकि आपकी पार्टी माइनॉरिटी का हमराही होने की बात कर रही है कि हम कहती है कि हम माइनॉरिटी को हक उनका दिला के रहेंगे। तो आप बताएं, क्या किसी पार्टी ने मुसलमानों या दलितों से गठबंधन करने की सोची है? चूँकि मायावती जी का भी गठबंधन अभी कहीं नहीं हो रहा है। रहा सवाल जो आप हमारे पार्टी पे जो एक कम्युनिटी का वो लगा रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम के लिए, हम जस्टिस के लिए आए हैं। अच्छा। न्याय के लिए आए हैं। हमारा ये पहले दिन से नारा है कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। आज़ादी के बाद पहली बार किसी पार्टी ने ये नारा दिया। और गुलामी नहीं, दरबार में हिस्सा लेंगे सरकार में। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी भागीदारी है, उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लड़ती है। हम किसी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जात बिरादरी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम इंसाफ के लिए, आपको बता दें कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ती हैं। जो जिसके साथ अगर अन्याय होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जात का हो, किसी बिरादरी का हो, हम ये नहीं पूछते हैं, हम उसकी जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं। इसके लिए हम 12 बजे रात में भी थाना घेरे हैं, 3 बजे भोर में भी थाना घेरे हैं, और हर कम्युनिटी के लिए घेरे हैं। चाहे अजय विजय के लिए जौनपुर का मामला हो, चाहे मुन्ना सिंह ठेकमा का मामला हो, चाहे अंबेडकर नगर में विजय सिंह का मामला हो, हम हर जगह जो है हर कम्युनिटी की लड़ाई लड़े हैं। अच्छा, दूसरी सवाल, मुस्लिम की पार्टिसिपेट की जहां तक बात है, न इंडिया भी अब मुस्लिम रहित गठबंधन कर रही है। बता दीजिए किसी मुस्लिम दल से गठबंधन की हो। एनडीए की भी वही हाल है। हमारा कहना है कि हम किसी के दोस्ती में ना सही तो किसी की दुश्मनी में भी हम ये चाहते हैं कि अब सिर्फ पार्टी को पार्टी के तरह से देखा जाए। अच्छा। जैसे बीजेपी को आमतौर पे मुसलमानों का दुश्मन समझा जाता है। तो क्या ये सही है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग देश चलाने के लिए पार्टी बनाते हैं, धर्म चलाने के लिए नहीं। बीजेपी की कुछ कमियां हैं। जिस तरीके से हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, वो एज ए प्रधानमंत्री ये कहीं से भी सही नहीं है। और नहीं हमारा इस देश का संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान इस बात की इजाज़त देती है, हर धर्म का सम्मान उसमें है, सबका फंडामेंटल राइट्स है, सबका मौलिक अधिकार है, और सब लोगों को धर्म संविधान में अपने धर्म के हिसाब से जीने का, पूजा पाठ करने का, खाने पीने का स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो है मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। ये देश संविधान से चलेगा, न कि किसी के फरमान से चलेगा। और मुस्लिम तो राजनीति में अछूत हो गए हैं। नहीं, इंडिया भी मुस्लिम रहित हो गई है और एनडीए भी हो गई है। लेकिन एनडीए के लोग, आज बीजेपी के लोग भी ये बात कर रहे हैं कि हमको पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जगह जगह मुहिम चला रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सिर्फ उनको जोड़ना है कि उनके हक व अधिकार को भी देना है। जैसे
27% ओबीसी का आरक्षण है यूपी के अंदर। मैं योगी जी से मांग करता हूं कि अगर पसमानदा मुसलमानों के हितैषी हैं तो उसमें 9.44 ओबीसी मुसलमानों का जो कोटा है उसको अलग कर दें। पूरे देश के अंदर आर्टिकल 341 में 10 अगस्त 1950 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेसिडेंशियल आर्डर ला करके उसको रोकने का काम किया। अगर वो ईमानदार हैं तो ये दावा करें प्रियंका जी और उनके वंशज और कांग्रेस के लोग कि अगर हमारी सरकार आई तो हम उसको वापस लेंगे। और जिस तरीके से जो सुरक्षित सीटें हैं देश के अंदर, जिस तरीके से हिंदू धोबी लड़ता है, सिख धोबी लड़ता है और तमाम कम्युनिटी के लोग लड़ते हैं, उस तरीके से मुस्लिम दलित भी लड़ेंगे, ईसाई दलित भी लड़ेंगे, सिख दलित भी लड़ेंगे, बौद्धिस्ट दलित भी लड़ेंगे। 1950 में जब ये बैंड लग गया, 1956 में उसी संविधान में अमेंडमेंट करके सिखों को अमेंडमेंट करके लड़ने का अधिकार दिया गया, 90 में बौद्धिस्टों को दिया गया, लेकिन आज तक ईसाई दलित और मुस्लिम दलित इससे वंचित हैं। इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? और जो दावा कर रही है बीजेपी की सरकार, केंद्र की भी सरकार ये कह रही है कि मैं पसमानदा मुसलमानों को जोड़ना चाहता हूं या पसमानदगी इस देश से दूर करना चाहता हूं, या दलितों की भी बात करते हैं, ये झूठा जो है अम्बेडकरवादी भी बनते हैं। लेकिन अम्बेडकर जी के सपने को जब तक साकार नहीं करेंगे, जब तक संविधान में लिखी चीज़ों को संवैधानिक रूप से देश को चलाएंगे नहीं, तब तक बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना अधूरा रहेगा। मैं आपको ज़रा पूछना चाहूँगा आपसे, अगर भारतीय जनता पार्टी आपके दिए गए बातों पर, आपके पॉइंट्स पर गठबंधन के लिए तैयार होती है तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? वो कोई अछूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हमारी दुश्मन है और कांग्रेस और सपा तमाम पार्टियां हमारे दोस्त हैं। नाम नेहाज सेकुलर जितनी भी पार्टियां हैं देश के अंदर, मैं कहता हूं राजनीति मुद्दे की होती है जी। प्रदेश और देश को सजाने की होती है, विकास की होती है, डेवलपमेंट की होती है, एजुकेशन की होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने की होती है, बेरोजगारों को रोजगार देने की होती है और देश के अंतिम नागरिक तक इस देश और प्रदेश की सुविधाओं को पहुंचाने की होती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आज उससे ऊपर उठ करके कहीं न कहीं जातिवाद और धर्मवाद पे लोग राजनीति कर रहे हैं। ये गलत है, सरासर गलत है, ये असंवैधानिक है। तो ये आप जाना चाहेंगे कि नहीं, गठबंधन करेंगे कि नहीं? मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे शर्तों पे गठबंधन करेगा, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, हम उससे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम प्रदेश और देश के मुद्दे पे उनसे वार्ता करेंगे, देश और प्रदेश के विकास की, डेवलपमेंट की बात करेंगे, युवाओं को रोजगार की बात करेंगे। आज देख लीजिए पूरे प्रदेश से आज जिस तरह से प्राइवेटेशन हो रहा है, आज इस पे कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज बताइए, आज ट्रेन बिक गया, प्लेटफार्म बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, हवाई जहाज बिक गया। आज पूरे इस देश के संसाधन को अडानी अंबानों के हाथों जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो बेचा जा रहा है, इस पे लगाम लगाना चाहिए। इसके विरोध में जो हमारे शर्तों पे गठबंधन करेगा, हम उससे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। नूरुल हुदा साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। दर्शकों, ये हमारी बातचीत अम्बेडकर नगर में हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।